आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर हिंदी ए का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये चैप्टर है बुक में, ये क्वेश्चन रह गया था तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक में व्याप्त व्यंग्य का चित्रण कीजिए। या ये भी आ सकता है एग्जाम में कि अंधेर नगरी नाटक की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब कि अंधेर नगरी नाटक से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये लिख सकते हैं थोड़ा बहुत अंधेर नगरी चौपट राजा की में क्या था, क्या उद्देश्य था ये नाटक बनाने का, ये सब भी लिख सकते हैं और पूरी स्टोरी भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या बताया गया था। अंधेर नगरी चौपट राजा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध नाटक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नाटक लिखा है। भारतेंदु का समय 1850 से 1885 ये भारतेंदु का समय था। हिंदी साहित्य में नवजागरण का काल कहलाता है। नवजागरण के काल इसे कहा जाता है भारतेंदु युग में। यह नवजागरण समाज हित की नई चेतना है। मुगल शासन का अंत और अंग्रेज़ी शासन का विकास इस युग की राजनीतिक चेतना को प्रभावित करते हैं। जो मुगल शासन का जो अंत हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ी शासन का विकास हुआ था देश में और उसकी वजह से जो राजनीति है उसके बारे में इसमें बताया गया है कि उसको प्रभावित किया है राजनीति को, देश की राजनीति को। राजनीति ही नहीं, सामाजिक आर्थिक को भी इसने, धार्मिक को भी इसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। भारतेंदु भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना को लेकर सजग हैं। उन्होंने समाज में आ रहे नैतिकवाद, राजनीतिक कुशासन तथा आर्थिक विषमताओं को भारतीय समाज के सामने प्रस्तुत किया है। मतलब कि इस नाटक के ज़रिए ये बताया गया है कि समाज में आ रहे जितने भी नैतिकवाद है, नैतिकता की कमी आ रही है और राजनीतिक कुशासन मतलब जो बुरा शासन होता है उसे बोलते हैं राजनीति में, और आर्थिक विषमताएं, आर्थिक में कितनी सारी कठिनाइयाँ आ रही है, बुराइयाँ आ रही हैं, वो भारतीय समाज के सामने इन्होंने प्रस्तुत किया है। राजनीतिक चेतना तो इस नाटक के नाम से ही स्पष्ट हो जाती है, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसी से ही साफ जाहिर होता है कि कैसा इसमें राजनीति कैसी है देश की। अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से यथार्थ का ही चित्रण ही नहीं किया बल्कि एक आशावादी दृष्टि से मोहग्रस्त, रूढ़िग्रस्त, आपसी फूट से खंडित देशवासियों को जगाने का भी प्रयास किया है। मतलब कि इसमें सिर्फ यथार्थ का ही चित्रण नहीं हुआ है इस नाटक में, बल्कि इसमें जो मोहग्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास लोग हैं, जो रूढ़िवादी जो लोग रखते हैं, विचारधारा के लोग होते हैं और जो एक दूसरे से मतलब उसमें फूट डालने की कोशिश करते हैं, दुश्मनी पालते हैं, और उन देशवासियों को जगाने का भी इसमें प्रयास किया गया है। अंधेर नगरी में बड़ा या गंभीर कथानक नहीं है। मतलब ये जो अंधेर नगरी नाटक है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा या गंभीर कोई नाटक नहीं है। ये पूरा अंधेर नगरी के संपूर्ण कथानक को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये जो भाग है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। पहले भाग में तो अंधेर नगरी का चित्रण किया गया कि अंधेर नगरी में क्या होता है। सब कुछ टकासेर मिलता है। टकासेर इट मीन्स कि सब कुछ समान, वहाँ पे मूल्य में वहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, कोई ख़ास चीज़ों की कोई उसमें वैल्यू नहीं है, सब टकासेर ही बिकता है। और दूसरे भाग में बताया गया कि मुकदमे की कार्यवाही किस तरीके से राजा करता है। और तीसरे भाग में ये बताया कि गोवर्धन को फांसी चढ़ाई जाने का दृश्य, मतलब कि आखिरी में जब गोवर्धन को फांसी चढ़ाने का आदेश दिया जाता है उसका दृश्य इसमें बताया गया है। इसी प्रक्रिया में हम अंधेर नगरी की अंधी अव्यवस्था का वास्तविक अर्थ समझ सकते हैं। मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया थी 3 भागों में जो विभाजित थी, इनको अंधेर नगरी की जो अंधी अव्यवस्था है, अव्यवस्था मतलब जो व्यवस्था सही नहीं होती, उसको सही तरीके से हम इसमें समझ पाएंगे। पहले भाग में तो ये बताया गया है कि एक नगर में साधुओं के आगमन के साथ ही कृति आरंभ होती है। स्टार्टिंग तो यहीं से है, साधु आते हैं उस नगर में तो वहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है। 2 साधु भिक्षा के लिए नगर में जाते हैं। पता चलता है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु का दाम टकासेर है। मतलब प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु उसमें सेम रेट में यहाँ पे दी जाती है। कोई किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, सब उसमें टकासेर ही मिलती है।
साधु के पूछने पर पता चलता है कि इस नगर का नाम अंधेर नगरी है। मतलब जो ये नगर जहाँ आते हैं ये भिक्षा मांगने, उसका नाम होता है अंधेर नगरी, और वहाँ के राजा का नाम चौपट। नाटक के नाम के साथ इसमें व्यंग्य आरंभ होता है। साफ ही पता लगता है नाटक का नाम क्या है, अंधेर नगरी, चौपट राजा। इसी से साफ पता लगता है कि व्यंग्य इसमें इसकी शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। सभी सामान की एक कीमत होने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य में गुणों की कोई कीमत नहीं है। अभी बताया था मैंने कि यहाँ पे कोई किसी चीज़ की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। गुण मतलब यहाँ पे गुणों का मतलब होता है क्वालिटी। किसी चीज़ की अच्छी क्वालिटी होती है तो उसके रेट हाई होते हैं, जिसकी क्वालिटी ख़राब होती है उसके रेट कम होते हैं, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ टका सेर मिलती है। जाति भेद होता है, जातिवाद, इसमें जाति में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। टके की कीमत इतनी बढ़ गई है कि ब्राह्मण कहता है कि 1 टका दो हम भी अपनी जात बेचते हैं। मतलब कि 1 टका से वो अपनी जात भी बेचने के लिए तैयार हो जाता है। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी से ब्राह्मण कर दे। मतलब कि जो ये टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी भी बन सकते हैं और धोबी से ये ब्राह्मण भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टके की कोई वैल्यू ही नहीं थी, चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं थी, इंसान तक की वैल्यू नहीं थी यहाँ पे। वो अपने धर्म जात सब बेचने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वहाँ पे तो किसी चीज़ की वैल्यू नहीं थी। तो हम कैसे वो करते हैं, किसी चीज़ की कोई इसमें वैल्यू नहीं बताई गई है। नाटक का मूल व्यंग्य दूसरे भाग में आरंभ होता है। मतलब कि दूसरे भाग में इसमें बताया गया है कि राजसभा में राजा शराब पीता है, पान खाता है। मतलब कि जो राजसभा हमारे देश में इस टाइम पे राजसभा बताया गया, बहुत ज़्यादा तमीज़ से वहाँ पे बातचीत होती है, डिस्कशन चलती है। लेकिन यहाँ पे जब अंग्रेज़ी शासन आया था तो वहाँ पे जो राजा था बहुत ज़्यादा ऐसे ही मतलब उठाईगिरी था। वहाँ पे किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं थी और उसे कुछ समझ भी नहीं थी कि राजनीति कैसे चलाई जाती है, मतलब देश को कैसे चलाया जाता है। जो ये राजा बन बैठा था, राजसभा में इसने शराब भी पीनी शुरू कर दी और पान भी खाता था। ये एक फरियादी जब न्याय की दुहाई देता है तो राजा उससे कहता है कि तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम के यहाँ भी नहीं हुआ। मतलब कि जो यमराज है वहाँ पे भी ऐसा न्याय नहीं हुआ होगा, वैसे ही यहाँ पे होगा। राजा का कहने का मतलब ये है, मतलब कि जब राजा अपने न्याय की तुलना यमराज के न्याय से करने लगे तो उसके न्याय की कीमत वही समझ सकता है। साफ साफ समझ में आ रहा है कि जब वो राजा अपनी न्याय की तुलना यमराज के न्याय से करता है तो साफ पता लग जाता है कि वहाँ की राजनीति कैसी है। फरियादी की बकरी कुल्लू बनिया की दीवार गिरने से मर जाती है। मतलब कि कुल्लू बनिया वहाँ पे दीवार जिसने बनाई है, कुल्लू बनिया जो है उसकी दीवार गिर जाती है, उसकी वजह से जो फरियादी है उसकी बकरी मर जाती है उसके चक्कर में। इस समस्या के समाधान में जो न्याय सामने आया वो बेहद रोचक है, बहुत ज़्यादा रोचक है। आगे पता लगेगा कि क्या हुआ था। कुल्लू आया तो उसने कहा दीवार मिस्त्री ने सही नहीं बनाई, तो मिस्त्री को बुलाया गया। मिस्त्री ने कहा कि चूने वाले की गलती है, तो उसने कहा पानी ख़राब था। चूने वाले को बुलाया गया तो उसने कहा कि पानी ख़राब था। फिर पानी वाले को बुलाया गया कि उसके बाद ना जाने कितने लोग आए वहाँ पे और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगे, लेकिन कोई फ़ैसला नहीं लिया। लेकिन बकरी मरी थी, राजा सज़ा के लिए मंत्री को दोषी माना गया। सब ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के आखिरी में पता लगा कि मंत्री को इन्होंने दोषी माना कि मंत्री की वजह से ऐसा हुआ है। तो फांसी की सज़ा मंत्री को सुना दी गई थी। नाटक के तीसरे भाग में जब मंत्री को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन मंत्री दुबला पतला था, उसमें फांसी का जो फंदा था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसलिए उसमें आया नहीं। इसलिए राजा ने हुक्म दिया कि किसी मोटे आदमी को ढूंढो जिससे कि फांसी का फंदा जो है उसमें लगा सकें। इसलिए मोटे आदमी के तौर पर संत गोवरदास को चुना। जो ये मोटे तौर के आदमी बहुत हट्टा कट्टा था गोवरदास, तो उनको चुन लिया गया। लेकिन जब महंत जी ने उनको क्योंकि गोवरदास को महंत जी ने कहा था जो चीज़ आकर्षक बहुत होती है वो ज़्यादा आखिर में जाकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी देती है। लेकिन गोवरदास जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था इस शहर में रहने से, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आगे चलकर क्या होगा। वो महंत जी के उस नगर को छोड़कर नहीं गया था। इसलिए जब राजा के हुक्म पर 4 लोग उसे उठाकर दरबार ले गए तो वह संत
सहम उठा। जो संत था गोवरदास वो बहुत ज़्यादा सहम उठा था, उसे डर लगने लग गया था कि मुझे तो फांसी की सज़ा सुनाई दी गई है, तो मुझे तो फांसी हो जाएगी। इसलिए उसको संत जी की कही हुई बात याद आने लगी। तभी जो महंत है उनकी बात जो याद आने लगी थी, और इसीलिए महंत जी वहाँ पे प्रकट हो गए। उसकी बात याद आने लगी, तभी महंत जी वहाँ पे प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके गोवरदास को बचा लिया, मतलब अपनी बुद्धि इस्तेमाल करी, क्योंकि जब जो संत है गोवरदास उसने अपनी कहानी बताई थी महंत को, तो महंत जी ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके उसको बचा लिया था। महंत जी ने एक तरकीब से काम लिया। वह अपने चेले संत से लड़ने का नाटक करने लगे और कहने लगे कि इस समय जिसको फांसी मिलेगी वह सीधा बैकुंठ में जाएगा। बैकुंठ मतलब स्वर्ग में जाएगा। जब ये बात मंत्री को पता चली तो उसने न्याय प्रक्रिया में स्वयं को दोषी सिद्ध किया। मतलब कि उस टाइम पे तो वो मना कर रहा था कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ये दोषी मानने लग गया था। तो यहाँ साफ पता लगता है कि अंधविश्वास कितना फैला हुआ था। यहाँ पे स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़ी चतुराई से नाटक के अंत में महंत के रूप में भारतीय बुद्धिजीवी को उपस्थित किया है। बुद्धिजीवी मतलब जिसके अंदर ज़्यादा बुद्धि होती है उसको उपस्थित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यह महंत अपनी सोच और कुशलता से सजा को स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए विवश कर देता है। मतलब राजा जो है उसको फांसी पर चढ़ने के लिए विवश कर देता है बड़ी कुशलता के साथ। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी की न्याय व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा है कि जहाँ पर धर्म, बुद्धि और नीति नहीं होती है वह राष्ट्र का नाश स्वयं ही होता है। जैसे चौपट राजा नष्ट हो गया था, कुशल जैसे कि जब राजा को ये बात पता लगी थी कि ये तो स्वर्ग, जो फांसी पे लटकेगा इस टाइम पे तो वो स्वर्ग जाएगा, क्योंकि महंत जी ने यही कहा था। जैसी राजा को बात पता लगी तो राजा भी खुद फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था। इसमें भारतेंदु जी का कहने का मतलब ये है कि जो न्याय व्यवस्था थी अंधेर नगरी की, बहुत ज़्यादा उस पर व्यंग्य करते हुए उन्होंने कहा है जब तक धर्म, बुद्धि और नीति जिस जगह पे नहीं होगी वह राष्ट्र का नाश स्वयं ही होगा। वो जो राष्ट्र है वो उसका नाश हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं था। उनके दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे, हर चीज़ में अंधविश्वास फैला हुआ था। जगह जगह राजनीति व्यवस्था जो थी वो सही नहीं थी। इसीलिए भारतेंदु ने ऐसा संदेश दिया है कि भारतीयों को स्वार्थ त्याग कर अपने बुद्धिबल और आत्मबल के सहारे इस राष्ट्र को विजेता बनाना है। मतलब कि भारतेंदु ने ये संदेश दिया है इस नाटक के ज़रिए कि भारतीयों को मतलब खुद का स्वार्थ जो है, स्वार्थ के लिए मतलब जो सेल्फिश होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, उन सबको त्याग कर बुद्धिबल और आत्मबल, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सहारे ये राष्ट्र को विजेता बना सकते हैं। अगर वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो राष्ट्र का विनाश आवश्यक होगा। यह तभी संभव है जब हम स्वयं अपनी संकीर्णता से ऊपर उठकर दूसरे का साहस के साथ सामना करेंगे। मतलब कि ये तभी संभव होगा, देश को विजेता बनाने के लिए, जो राष्ट्र है उसको विजेता बनाने के लिए तभी संभव हो सकता है जब वह संकीर्णता से ऊपर उठेंगे और दूसरों का जो साहस है उसको साहस के साथ, बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ सामने वाले का सामना करेंगे। तो ये पूरा आंसर था। मैंने दोनों ही कंप्लीट कर दिया कि भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था ये नाटक बनाने का, और पूरे अंधेर नगरी नाटक में क्या क्या स्टोरी थी वो भी कवर कर दिया। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको लिख सकते हैं पूरा आंसर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।